गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिर्फ पब्लिक स्कूल अरुआ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। आज की वीडियो में हम मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन करते हैं, साथ में ही वृक्क की संरचना का भी अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में कि उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन क्या होता है। देखिए बच्चों, मानव शरीर है, चाहे अपन बात करें पादप शरीर की बात करें या फिर अन्य किसी भी प्रकार के जीव की बात करें, तो उन सभी के जीव के शरीर में अनेक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। ये उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर अन्य प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो शरीर में निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती। शरीर में निर्मित अनेक प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया या शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती। अब जीवों में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है और इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना होता है। जैसे बात करें, हमारे शरीर में पसीना उत्सर्जी पदार्थ होता है, मूत्र उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के और भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि शरीर में इन उत्सर्जी पदार्थों का कोई महत्व नहीं होता है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब जीव अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से होते हैं। अपन बात करें अमोनिया की, बात करें यूरिक अम्ल की और बात करें यूरिया की, तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरोटैलिक जीव कहलाते हैं, जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनोटैलिक कहलाते हैं, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। तो 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन जीवों के द्वारा किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के जीव इन अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का, यूरिक अम्ल का और यूरिया का। ये कुछ सामान्य बातें अपनी यहां पर होती हैं और इस उत्सर्जी इन अनेक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में जो तंत्र काम में आता है या जो अंग काम में आते हैं वो सभी अंग मिलकर के एक तंत्र का, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और उस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का। तो देखिए, बात करें मानव उत्सर्जन तंत्र की, तो मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 मुख्य भाग होते हैं या 4 मुख्य भाग मिलकर के मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। 4 मुख्य भाग कौन कौन से आते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के? पहला आता है वृक्क, दूसरा आता है मूत्रवाहिनी नलिका, तीसरा आता है मूत्राशय और चौथा आता है, आपके कोर्स में आपकी बुक के अंतर्गत केवल एक वृक्क का वर्णन दे रखा है, शेष का अलग से वर्णन नहीं किया गया है। सबसे पहले आपको 4 भाग ध्यान रखने हैं उत्सर्जन तंत्र के: वृक्क, मूत्रवाहिनी नलिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। एक एक का वर्णन हम यहां पर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? वृक्क के बारे में। इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? देखिए, मानव में 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। कितने वृक्क पाए जाते हैं? देखिए, यहां पर मानव में 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये वृक्क जो होते हैं उदर गुहा में आमाशय के नीचे, हमारा जो आमाशय होता है इस आमाशय के नीचे दोनों ओर स्थित होते हैं, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर स्थित होता है। मानव के वृक्क सेम के बीज की आकृति के होते हैं। कैसे आकार, कैसे रंग के आकृति होते हैं? सेम के बीज के आकार के, गहरे भूरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? गहरे भूरे रंग के होते हैं। मानव का जो वृक्क जो होते हैं, इन वृक्कों में मुख्य रूप से रक्त के शुद्ध होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। मैंने यहां पर चित्र बना रखे हैं आपके लिए। देखिए, ये वृक्क की संरचना का चित्र बना हुआ है। यहां पर एक नली दिखाई रखी है मैंने, और इस नली में आपने लिखा रखा है कि अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त। शरीर में जो रक्त गंदा हो जाता है, अपशिष्ट रक्त होता है,
उस रक्त को इस वाहिनी के द्वारा वृक्क में लाया जाता है और वृक्क में लाने के पश्चात फिर यहां पर रक्त के शुद्ध होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानव के वृक्क की जहां तक बात करें तो मानव का वृक्क जो होता है इसके मध्य भाग में एक खांच पाई जाती है और इस खांच को अपन क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। मानव के वृक्क के मध्य भाग में एक खांच पाई जाती है, इस तरीके देखिए पूरा गोलाकार आकृति का, लेकिन यहां पर खांच है तो इस खांच को अपन क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। मानव का वृक्क जो होता है इस वृक्क के दो मुख्य रूप से भाग होते हैं। एक भाग होता है इसका बाह्य भाग जिसे हम कहते हैं कौन सा, बलकुट भाग, कॉर्टेक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, और दूसरा होता है इसका मध्यांश या मेडुला वाला भाग, मिडिल पार्ट्स जो होता है। ध्यान रखें दो पार्ट्स होते हैं, एक बलकुट और एक मध्यांश। मानव वृक्क में ही, मानव वृक्क जो होता है इसी से, इस स्थान से होकर के मूत्रवाहिनी नलिकाएं, तंत्रिकाएं एवं अन्य प्रकार की रक्त वाहिनियां जो होती हैं इसी हाइलम वाले पार्ट से वृक्क में प्रवेश करती हैं और इससे बाहर निकलती हैं। मूत्रवाहिनी नलिका हैं, रक्त वाहिनियां हैं या फिर अन्य जो तंत्रिकाएं जो होती हैं वो इसी हाइलम वाले पार्ट से वृक्क में प्रवेश करती हैं और यहीं से बाहर निकलती हैं। वृक्क जो है, इस वृक्क का जो भीतरी भाग होता है मध्यांश वाला पार्ट्स, इसी के पास में अनेक लाखों की यदि बात करें तो लाखों की संख्या में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं और उन छोटी छोटी संरचनाओं को हम कहते हैं क्या, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन जो होता है वो मानव उत्सर्जन तंत्र की एक प्रमुख इकाई होती है। नेफ्रॉन्स मानव उत्सर्जन तंत्र की एक प्रमुख इकाई होती है। कौन, नेफ्रॉन्स, जिसकी संख्या कई लाखों में पाई जाती है। छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। इस नेफ्रॉन्स का भी यहां पर वर्णन है लेकिन हम इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इनका अध्ययन करते हैं। तो ये बात थी हुई अपनी किसकी, वृक्क की। वृक्क के बारे में बात करने के बाद में अगली बात ये आती है कि वृक्क जो होते हैं दोनों ओर के, इन दोनों ओर के वृक्कों से अपनी अपनी साइड की मूत्रवाहिनी नलिकाएं बाहर निकलती हैं, क्योंकि अपना अगला भाग कौन सा आता है, मूत्रवाहिनी नलिका। तो ये मूत्रवाहिनी नलिकाएं जो होती है पीएससी संरचना होती है, नलिकानुमा संरचना होती है। इन मूत्रवाहिनी नलिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, ये मूत्रवाहिनी नलिकाएं वृक्कों से जो तरल अपशिष्ट मूत्र जो होता है उस मूत्र को वृक्कों से ग्रहण करती हैं और इस मूत्र को कहां पहुंचाने कार्य करती हैं, मूत्राशय में पहुंचाने का कार्य करती हैं। इन मूत्रवाहिनी नलिकाओं की जो भित्तियां होती हैं इनमें क्रमानुकुंचन गति होती है जिसके माध्यम से मूत्र आसानी से गति करके कहां पहुंच जाता है, मूत्राशय में पहुंच जाता है। मूत्रवाहिनी नलिकाओं का एक सिरा वृक्क से जुड़ा होता है अपनी ओर के वृक्क से और एक सिरा मूत्राशय से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कौन, मूत्राशय। मूत्राशय एक पेशीय थैलीनुमा अंग होता है। मूत्राशय एक पेशीय थैलीनुमा अंग होता है जो जिससे अपनी ओर की मूत्रवाहिनी नलिकाएं आकर के से संयुक्त होती हैं, अर्थात दोनों ओर की मूत्रवाहिनी नलिकाएं इस मूत्राशय में आकर के खुलती हैं। इस मूत्राशय का कार्य क्या होता है, मूत्राशय का एक मुख्य कार्य यह होता है कि इसमें मूत्र आकर के संचित हो जाता है। ठीक है, मूत्राशय का अग्रसिरा जो होता है, मूत्राशय का अग्रसिरा किसमें जाकर खुलता है, मूत्र मार्ग में जाकर के खुलता है, यूरेथ्रा में जाकर खुलता है। मूत्र मार्ग का मुख्य कार्य क्या होता है, समय समय पर मूत्र को शरीर से बाहर उत्सर्जन करना होता है। यह एक पेशीय संरचना होती है जिससे समय समय पर मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकाला जाता है। तो यह था आपका मानव उत्सर्जन तंत्र। दोबारा से देखें एक बार हल्का सा, मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य चार भाग होते हैं, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय। बात करें वृक्क की तो मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, सेम के बीज की आकृति के होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं। मानव के वृक्क एक प्रमुख उत्सर्जन इकाई होती है क्योंकि मानव का वृक्क जो होता है इसी में रक्त के छनने की प्रक्रिया संपन्न होती है, अर्थात रक्त का शुद्धिकरण इसी स्थान पर होता है। मानव के वृक्क की संरचना की जहां तक बात करें तो मानव के वृक्क की संरचना में हम बात करते हैं तो इसके बीच में एक गहरी खांच पाई जाती है और इस गहरी खांच को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इसी स्थान से मानव के वृक्क में अनेक तंत्रिकाएं, रक्तवाहिनी नलिकाएं और मूत्रवाहिनी नलिकाएं इसी स्थान से प्रवेश करती हैं और यहीं से बाहर निकलती हैं। मानव के वृक्क के दो भाग होते हैं, एक होता है बलकुट वाला भाग और एक होता है मध्यांश वाला भाग। मानव का जो वृक्क होता है इस वृक्क से दो मूत्रवाहिनी नलिकाएं बाहर निकलती हैं या दो मूत्रवाहिनी नलिकाएं जुड़ी रहती हैं। ये मूत्रवाहिनी नलिकाएं अपनी ओर के वृक्क से प्रारंभ होकर के मूत्राशय में जाकर के खुलती हैं। ये मूत्रवाहिनी नलिकाएं
वृक्क से मूत्र को ले जाने का कार्य करती हैं और मूत्राशय में ले जाकर के छोड़ देती हैं। मूत्राशय एक थैलीनुमा पेशीय अंग होता है जिसमें मूत्र संचित रहता है, मूत्र इकट्ठा होता हुआ रहता है। यह मूत्राशय का अग्रसिरा मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ रहता है। यह मूत्र मार्ग मूत्र को शरीर से बाहर उत्सर्जन करने का कार्य करता है। तो यह था आपका मानव उत्सर्जन तंत्र। अगली बात करते हैं इसमें नेफ्रॉन्स की। चलिए बात करते हैं नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। देखिए ये अपना नेफ्रॉन्स का डायग्राम है, चित्र है। नेफ्रॉन्स की संरचना मैं आपके लिए पहले बता चुका हूं कि मानव के वृक्क में असंख्य लाखों की संख्या में छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं। उन छोटी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स मानव उत्सर्जन तंत्र की एक प्रमुख इकाई होती है, ठीक है ना। मानव का जो नेफ्रॉन्स है, इस नेफ्रॉन्स का आगे का एक कपनुमा या प्यालेनुमा आकृति होती है। इस कपनुमा या प्यालेनुमा आकृति को अपन नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस नाम देते हैं। इस ग्लोमेरुलस के अंतर्गत दो प्रकार की नलिकाएं आकर के जुड़ती हैं, जिसको एक को कहते हैं अपन अभिवाही धमनिका और एक को कहते हैं अपवाही धमनिका। ठीक है बताओ, एक अभिवाही धमनिका और एक होती है अविवाही धमनिका। अविवाही धमनिका जो होती है ये अशुद्ध रक्त को ला करके इसके अंतर्गत छोड़ती है, ग्लोमेरुलस के अंतर्गत ला करके छोड़ती है। इसमें ये धमनिकाएं मिलकर के, सॉरी थोड़ी सी गलती हो चुकी है बेटा। देखिए प्यालेनुमा जो संरचना होती है इसको अपन कहते हैं बौमेन संपुट, ठीक है ना। और बौमेन संपुट में असंख्य अविवाही धमनिका आकर के मिलती हैं और ये जो गुच्छनुमा संरचना बनाती हैं, इस गुच्छनुमा संरचना को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और हिंदी में कहा जाता है केशिका गुच्छ। क्या कहते हैं इसको? केशिका गुच्छ कहते हैं। ये अविवाही धमनिका अपशिष्ट रक्त को लाकर के यहाँ पर छोड़ती हैं, जबकि अपवाही धमनिका इस अपशिष्ट रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। ये बौमेन संपुट पीछे की ओर एक नलका नुमा संरचना से जुड़ा होता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से इस नेफ्रॉन्स के दो भाग किए जाते हैं, एक होता है बौमेन संपुट वाला भाग और एक होता है वृक्क नलिका वाला भाग। एक होता है बौमेन संपुट वाला भाग, ये वाला पार्ट्स, और एक होता है नलिकानुमा भाग। ये नलिकानुमा वाला भाग जो होता है ये भी तीन भागों में बटा होता है। एक होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक होता है हेनले का लूप और एक होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका का जो अगला सिरा होता है, ये अगला सिरा संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। किस जुड़ा होता है? संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। और ये संग्राहक नलिका आगे जाकर किस जुड़ती है? मूत्राशय से जुड़ी हुई रहती है। सिस्टम क्या होता है कि अशुद्ध रक्त कहाँ लाकर छोड़ा जाता है? बौमेन संपुट में लाकर के छोड़ा जाता है। बौमेन संपुट से रक्त के छनने के पश्चात, बौमेन संपुट में रक्त के छनने की प्रक्रिया संपन्न होती है और रक्त में छनने के पश्चात यहाँ से जो मूत्र जो होता है, अशुद्ध जो रक्त होता है, मूत्र जो होता है ये इस समीपस्थ कुंडलित नलिका से निकलता हुआ हेनले के लूप से जाता है और हेनले के लूप से निकल करके दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचता है और यहाँ से संग्राहक नलिका के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है? मूत्राशय में पहुंच जाता है। ये थी अपनी को सामान्य बातें नेफ्रॉन्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसका वो आता है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।